हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 का जो टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर, जिसको हमने थोड़ा सा डिस्कशन पिछले हमारे क्लासेस में दे दिया था। क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर, इसका जो बेसिक मीनिंग है वो हमने लास्ट क्लास में दे दिया था। इसके आज हम कुछ एक्सेप्शंस पर बात करेंगे। तो चलिए पहले थोड़ा सा इसका बेसिक मीनिंग देख लेते हैं। हालांकि पिछली क्लास में दे रखा है, यहाँ थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा हमारा। ये लॉ जो है, ये डॉक्ट्रिन, ये कहाँ से लिया गया है? हमारे इंग्लिश कॉमन लॉ से। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट आता है हमारा कि ये सिद्धांत बायर को हमेशा अवेयर रहने के लिए कहता है। यानी ये प्रिंसिपल क्या कहता है? हमेशा आपका ये प्रिंसिपल हमेशा आपके जो भी बायर है या जो भी आपका बायर है, बायर को अवेयर रहने के लिए कहता है। बायर बी अवेयर, ठीक है। देन उसके बाद बायर टेक कैन बट डजंट मीन दैट बायर मस्ट बी टेक चांस। बायर अपने हितों का खुद ध्यान रख सकता है, अपने बेनिफिट्स खुद देख सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और को ब्लेम करे। यहाँ पर हम क्रेता सावधान रहो, यानी हम इस बात पर ही जोर दे रहे हैं कि हमारे जो भी बायर होते हैं वो जब भी सेलिंग प्रोसेस या जब भी सेल एग्रीमेंट बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उन्हें बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है। उनके बेनिफिट्स को उन्हें खुद देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको कोई डिस्कशन देने या डिटेल देने अवेलेबल नहीं होगा। क्लियर है यहाँ पर? द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर लेज डाउन दैट ऑर्डिनरी एवरी बायर मस्ट हैव केयर ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट व्हाइल बाइंग द गुड्स। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एवरी बायर मस्ट टेक केयर ऑफ हिज ओन interest while buying the goods। जब भी एक बायर गुड्स को परचेस करता है, खरीदता है, तो उसे अपने हितों का और अपने जो ध्यान रखने की जो गुड्स के बारे में बातें हैं उनका ध्यान रखना खुद को है। वो किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता। ही मस्ट बाय गुड्स ओनली कैन सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ एज क्वालिटी। उसको क्वालिटी के अकॉर्डिंग वो सेटिस्फाइड है तभी वो गुड्स को खरीदेगा। अदरवाइज अगर वो खरीदता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर भी नहीं होगी, ठीक है। एंड इफ ही फेल्स टू डू सो, अगर वो इन सब में फेल हो जाता है, वो अपने हितों का ध्यान नहीं रख पाता है, अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाता है अपनी खरीदी गई वस्तु से, तो वो if he fails to do, he cannot blame the seller। वो ब्लेम नहीं कर सकता सेलर को, because the seller is not bound to supply goods to particular quality suitable for the buyer purpose। यहाँ पर सेलर को किसी भी तरीके से बाउंड नहीं है कि वो बायर की सेटिस्फेक्शन लेवल और बायर के अकॉर्डिंग वो गुड्स को बेचे, ठीक है। बायर को अगर वो उनके गुड्स, सेलर की गुड्स से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कहीं और से भी कुछ गुड्स खरीद सकता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि बायर अपने हितों का खुद ध्यान रखे। सेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी भी तरीके से ब्लेम नहीं कर सकते कि आप हमें जो भी गुड्स दे रखी है उनका डिटेल में, या फिर उनको ब्लेम नहीं कर सकते किसी भी तरह से। क्लियर है? द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर इज बेस्ड ऑन प्री अजम्पशन दैट द buyer release on uses his skill and judgment while buying the goods। एक प्री अजम्पशन के बेस पर ये पूरा डॉक्ट्रिन है। वो अजम्पशन क्या है कि buyer release on and uses the skill and judgment while buying the goods। जब हम वस्तुओं को खरीदते हैं, जब एक बायर अपने गुड्स को खरीदता है तो वो अपनी स्किल्स और अपने जजमेंट के बेस पर खरीदेगा। ठीक है, ये हमारी एक प्री अजम्पशन है।
अब देखिए इसमें कि इन इंडिया the sale of goods act 1930 has also instituted this doctrine in the words, वो words क्या है देखिए, subject to the provision this act and of any other law for the time in force. ठीक है, there is no implied warranty or condition as to the quality and fitness for the particular purpose of the goods supplied under the Contract Act section, किसी particular section 16 पैरा 1. ठीक है, ये था हमारा थोड़ा पीछे का जो हमने क्लास में जो रिवाइज किया था, क्योंकि ये हमने इसलिए यहाँ पर वापस बताया है कि जब हम क्रेता सावधान रहो डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर की एक्सेप्शंस पढ़ेंगे तो एक बार आपको पता होना चाहिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर कहता क्या है. क्लियर है? अब बात समझ आई आपको? ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी अजम्पशंस की, एक्सेप्शंस की, सॉरी. चलिए सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं हमारी एक्सेप्शंस. ठीक है, कि कौन कौन सी कंडीशन में ये रूल लागू नहीं होता है. सबसे पहली हमारी कंडीशन आती है, फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन पर्पस ऑफ बाइंग इज मेड known to the seller. यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बायर है, जब माल खरीदने का ऑलरेडी उद्देश्य अगर सेलर को हमने ऑब्जेक्ट, अगर हम गुड्स क्यों खरीद रहे हैं, क्यों बाय कर रहे हैं, एक बायर ने अगर ऑलरेडी सेलर को बता दिया है, तब वो क्रेता सावधान रहो ये सिद्धांत कहीं पर भी इंप्लीमेंट नहीं होगा. इन केस अगर पर्पस बताने के बाद अगर सेलर ने जो भी गुड्स सेल की है और अगर बायर सेटिस्फाइड नहीं होता है तो हम बायर को हम एज अ बायर हम सेलर को ब्लेम कर सकते हैं. ठीक है, जब कोई क्रेता किसी माल को विक्रय करने का विशिष्ट उद्देश्य बता देता है विक्रेता को, तो उस कंडीशन में जो भी उचित रहेगा, जो भी सूटेबल है, वो सेलर को प्रोवाइड करवाना होगा. ये कंडीशन कब इंप्लीमेंट होगी? देखिए, ये कंडीशन हमारी सबसे पहली इंप्लीमेंट होगी कि जब हम इसकी जो भी कंडीशंस है, देखिए सबसे पहली जो कंडीशन आती है वो ये आती है कि द बायर मेक known the seller as a particular purpose. The buyer makes known to the seller the particular पर्पस बता दिया है तो. ठीक है, सेकेंड आती है द बायर्स रिलीज ऑन सेलर ऑन हिज स्किल्स, यानी वो सेलर की स्किल्स और सेलर के जजमेंट पर छोड़ देता है अगर. ठीक है, कि कहता है अगर बायर, कि जो बायर है वो अगर सेलर को कहता है कि आपके जजमेंट और आपके स्किल्स के बेस पर हमको दे दो. थर्ड कंडीशन आती है आपकी द गुड्स आर इन अ डिस्क्रिप्शन डेल्ट,
जैसा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, अगर उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट हमने एक बायर ने डिस्क्रिप्शन दे दिया है तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बायर के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग देवे। क्लियर है फर्स्ट एक्सेप्शन। तो यहां पर हम अब तक हमने डॉक्ट्रिन ऑफ द कैवेट एम्प्टर में ये पढ़ा कि जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी की सारी बायर की है, पर हम एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं। एक्सेप्शन में फर्स्ट कंडीशन ये थी कि अगर उसने पर्पस बता दिया है तो ये रूल लागू, ये डॉक्ट्रिन लागू नहीं होगा यहां पर। सेकेंड था हमारा, सेकेंड कंडीशन है हमारी, सेकेंड कंडीशन है व्हेन द गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन, व्हेन द गुड्स bought by एक सेकेंड, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कि अगर हमारी जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जब माल विवरण के अनुसार खरीदा जा रहा है, यानी कि जब जो भी गुड्स है वो जब भी खरीदा जाए उसमें इंपाइल्ड वारंटी या कंडीशन ये होती है कि वह मर्केंटेबल क्वालिटी का होगा, यानी यहाँ पर क्रेता सावधान रहो कि सिद्धांत की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो सेलर होगा वो ही डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग गुड्स दे सकता है। क्लियर है। फिर है थर्ड आपकी कंडीशन आती है, थर्ड कंडीशन है हमारी, एक सेकेंड, थर्ड कंडीशन है हमारी व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट impiles the condition of wholesomeness, ठीक है। अगर हमारी जो कंडीशन है वो थर्ड कंडीशन ये कहती है कि अगर आप किसी भी तरह का कोई भी गुड्स खरीदते हो और वो गुड्स की क्वालिटी जो है या फिर आप कह सकते हो कि वो अनुबंध से माल को फिट होना चाहिए, होलसमनेस होने का आभास होना चाहिए हमको, पौष्टिक है या नहीं, ये सारी चीजें सेलर देखेगा। फिर फोर्थ कंडीशन आती है आपकी, एक सेकेंड, फोर्थ कंडीशन आती है आपकी व्हेन देयर इज एन यूजेस ऑफ ट्रेड, when there is an uses of trade, अगर व्यापारिक प्रथाओं के अनुसार ये कहा गया है कि सारी की सारी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर किसी पर्टिकुलर गुड्स को इसी तरीके से सेल किया जाता है जो कि कस्टमर या बायर को नहीं पता होता है, तो उस कंडीशन में जो भी यूजेस चल रही है ट्रेडिंग की उसी अकॉर्डिंग सेलर सेल करेगा, ठीक है। उसके लिए बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बायर को अवेयर रहने की जरूरत नहीं है। फिर है व्हेन गुड्स हैव लेटेंट डिफेक्ट, अगर हमारी गुड्स यहाँ पर हमारी गुड्स में ऐसा कोई डिफेक्ट है जिसको शो नहीं किया गया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जनरली जो इंस्पेक्शन करते हैं उससे हमारे इस डिफेक्ट्स को हम पता नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये जो डिफेक्ट्स होता है लेटेंट वाला, इस डिफेक्ट को हम पता नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऐसी कंडीशन में प्रोडक्ट किसका है, सेलर का, ठीक है। तो यहाँ पर अवेयर कौन रहेगा, सेलर हमारा, क्योंकि कस्टमर ने अभी तक खरीदा नहीं है, वो जब खरीदेगा तब हमारे डिफेक्ट्स को देखते हुए खरीदेगा। क्लियर है। डिफेक्ट्स अगर है तो वो प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। फिर आता है हमारा, फिर कंडीशन है आपकी व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज इंड्यूस्ड बाय फ्रॉड, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज इंड्यूस्ड बाय फ्रॉड, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट, हमने जो भी बायर और एक सेलर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, यानी मान लो ये सेलर है हमारा, ठीक है, और ये हमारा बायर है,
बायर और सेलर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ही फ्रॉड के बेसिस हुआ है, फ्रॉड से प्रेरित है, तो उस कंडीशन में हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सेलर पर आ जाती है। ठीक है, फिर आता है हमारा, जैसे हम कह सकते हैं कि व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज इंड्यूस्ड बाय फ्रॉड बाय सेलर। हाँ, एक बात इसमें ये भी है, ये वैसे पता चल गया होगा कि अगर सेलर फ्रॉड करने के उद्देश्य से ही ये कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो उस कंडीशन में बायर अवेयर कितना भी रहे, अगर फ्रॉड किया है यानी जानबूझकर धोखा देना चाहता है वो, तो वो शो नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में बायर क्लियर निकल सकता है बाहर। फिर आता है आपका नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है व्हेन द गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। अगर हमने वर्णन के अनुसार बेचा है तो यानी वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ द गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल कॉरेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। सेक्शन कौन सी है डिस्क्रिप्शन की? डिस्क्रिप्शन की सेक्शन होगी आपकी सेक्शन 15। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15, इन सच केस द डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर डजंट अप्लाई, द सेलर मस्ट टेक care in supplying the goods as per description. The buyer may reject the goods if the goods are tendered don't answer the description given. जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बायर ने अगर सेलर को डिस्क्रिप्शन दे दिया है और उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अगर हमारा गुड्स हमारे पास नहीं आता है, एक बायर के पास नहीं आता है, तो बायर उस गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है इजीली। क्लियर है यहाँ पर? फिर कंडीशन आती है आपकी, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, 8th कंडीशन जो है आपकी वो ये कहती है, देखिए 8th कंडीशन कहती है कि व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल। अगर गुड्स सैंपल के अकॉर्डिंग सोल्ड की गई है, यानी कि बायर ने किस बेस पर गुड्स को बाय करने का सोचा है, उसका पर्पस क्या है कि बायर ने अपने सैंपल्स को देखा है, सेलर के सैंपल्स को, और अगर उन सेलर के सैंपल्स को देखते हुए बायर ने बाइंग करने का निश्चय किया है, तो उस कंडीशन में इन केस कुछ भी हो जाता है तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर है? फिर 9th कंडीशन आती है आपकी व्हेन गुड्स आर सोल्ड by sample as well as by description। अगर हमारी गुड्स, अगर एक सेलर ने डिस्क्रिप्शन और सैंपल दोनों के बेस पर गुड्स को सेल किया है, तो उस कंडीशन में इन केस द बायर नीड नॉट टेक केयर, बायर को जरूरत नहीं है अपने ध्यान रखने की, क्योंकि इट इज द सेलर हु इज टेक केयर व्हाइल टेंडरिंग द गुड्स। जब वो बेचेगा तो ये सेलर ध्यान रखेगा कि जैसा मैंने सैंपल बताया था एक बायर को, या फिर बायर का जैसा एक डिस्क्रिप्शन आया था, दोनों को मिलाकर अकॉर्डिंग टू सैंपल एंड अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन गिवन बाय द बायर्स, दोनों सेम होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हमारे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सेलर के ऊपर आ जाती है। क्लियर है? यहाँ पर अवेयर कौन रहेगा? हमारा सेलर। फिर आती है हमारी 10th कंडीशन। 10th कंडीशन ये कहती है कि व्हेन इम्पाइल्ड कंडीशन एज टू टाइटल applies, यानी when a contract of sale an implied condition as to the title goods apply, the seller is bound to deliver the goods which has to right to sale at the time when the title is passed to the buyer according to section 14। ठीक है, देखिए ये क्या कहता है लास्ट सेक्शन, आपको लास्ट सेक्शन कहता है कि 10th सेक्शन कहता है आपको कि अगर आप स्वत्व संबंधित गंभीर शर्त है आपकी, अधीन माल बेचा है, तो वह माल सेलर पर ही इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि हमने अपनी जो ओनरशिप है वो सेलर के यहां से ली है। क्लियर है यहाँ पर? फिर आती है हमारी 11th कंडीशन। 11th कंडीशन ये कहती है
11th कंडीशन कहती है हमको कि व्हेन इम्पाइल्ड, सेकेंड लास्ट कंडीशन है व्हेन इम्पाइल्ड, एक्सेप्शन केसेस है ये सारे कि इन केसेस में हमारे बायर को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। कौन ध्यान रखेगा? हमारा सेलर, ठीक है। तो व्हेन इम्पाइल्ड वारंटी एज क्वाइट पोजेशन अप्लाइड, एज क्वाइट पोजेशन अप्लाई, ठीक है, कि व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड इम्पाइल्ड वारंटी एज टू क्वाइट enjoyment and possession of goods apply, his seller is bound to ensure the same, he is liable to pay damage to the buyer। अगर किसी भी तरह का कोई डैमेज भी होता है तो वो सेलर को पे करेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 एंड सबसेक्शन बी, ठीक है। फिर लास्ट आती है आपकी कि व्हेन इम्पाइल्ड वारंटी as to freedom from changes apply, यानी यहां पर हम कह सकते हैं सेक्शन क्या है इसका? सेक्शन 14C, ठीक है, सबसेक्शन सी। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड इम्पाइल्ड वारंटी एज टू फ्रीडम फ्रॉम चार्जेस एंड applies, the seller is bound to disclose the encumbrance, if any, on the goods. The doctrine of caveat emptor is doesn't apply, ठीक है। इसका मतलब ये है कि देखिए जब माल प्रभार मुक्त होने की आश्वासन में बेचा गया है, जब विक्रेता यानी सेलर कोई भी गुड्स बेचता है तो ये वारंटी देता है कि माल जो है वो गुड्स जो है वो चार्जेस से फ्री है। अगर इसका पूरा का पूरा आश्वासन जो आपका सेलर है उसने दिया है तो इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो गुड्स है वो किससे? चार्जेस से फ्री है, ठीक है। और इन केस अगर चार्जेस किसी भी तरह का कोई ब्लेम आता है तो उस कंडीशन में हमारा रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? लायबल कौन होगा? उसके लिए लायबल है हमारा सेलर। क्लियर है? यहां पर बात समझ आई? ये थी हमारी सारी कंडीशन, सारे एक्सेप्शन, वो केसेस जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर नहीं लगता है। क्लियर है? तो चलिए देखिए आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर का बेसिक रिवीजन कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने एक्सेप्शन से स्टार्ट किया था। ये सारी एक्सेप्शन केसेस है, कंडीशंस हैं जिसमें हम डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर नहीं लगाते। क्लियर है? तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करेंगे। क्लियर है यहाँ पर? चलिए, थैंक यू आज की क्लास के लिए।